हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज कल हमने डिस्कस किया था, अगर आप मैंने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपने कोलिजन का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने कोलिजन क्या है, उसकी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने एनर्जी कंजर्वेशन और डायमेंशन के हिसाब से दो तरह से हमने उसको क्लासिफाई किया था। अब बारी आती है बच्चों बहुत डिटेल में, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह दूं, आज जो हमारा बेसिकली जो अब है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कई एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। जो कोलिजन है, आपका जो कोलिजन है, इसको हम एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक जो पैरामीटर है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। अभी आप देखेंगे क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो उसके बेसिस पे भी हम इसको अलग 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 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इलास्टिक हमने कल बात करी थी। अगर मैं इलास्टिक को डील करूं, कल मैंने आपसे कहा था ऐसा जिसमें टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहे, मोमेंटम में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहे, एनर्जी में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहे। तो ऐसे को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। पहला पैरामीटर तो ये था। दूसरा ये था कि अगर 1D में रहे तो उसको हेड ऑन बोलते हैं, अगर 1D में ना होके एक प्लेन में रहे या 2D में रहे, दैट इज ऑब्लिक्यू कोलिजन। आज मैं आपसे कह रहा हूँ जो इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अभी आप देखोगे वो क्या चीज़ होती है, वो हमेशा इलास्टिक के लिए बच्चों एक के बराबर होगी। क्लियर है। तो कहीं कहीं एक नंबर में पूछ दिया जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज, ठीक है। जहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, या आजकल एक नया पैटर्न चला है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछने का, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा उसके लिए E1 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर बात करते हैं इन इलास्टिक की, तो मैंने आपको तीन तरह के बताए थे। तो इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अच्छा जी, तो जनरली हमारे जो नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी हमारी डेली लाइफ में वो इन इलास्टिक कोलिजन ही है। इसमें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 से 1 के बराबर होगा, ठीक है। अभी हम आगे ड्राइव भी करेंगे इन सारी चीज़ों को। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, सपोज आपका एक ऐसा कोलिजन हुआ जो परफेक्टली इनइलास्टिक है, समझ रहे हैं, तो जिसमें ये कंजम नहीं है, ये बाकी है। बस इसमें क्या होता है बच्चों की मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है और बॉडी स्टिक हो जाती है, कोलिजन के बाद चिपक जाती है, ठीक है। वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा जो उससे चिपकेगा, या वो रेस्ट पे आ जाएगा और चिपक के थोड़ा आगे जाएगा, जैसे मैंने आपको वुडन और बुलेट का एग्जाम्पल दिया था। तो इस केस में जो ई की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो 0 होगा, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, अगर कभी सुपर इलास्टिक आ जाता है तो उसमें एक से बड़ा होगा। जितने भी विस्फोट होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, वो सब में वो सारी जो फेनोमेना है बच्चों वो सुपर इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। अब कोलिजन में एक हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलिजन में भी इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक, और इलास्टिक भी कौन सा, इलास्टिक इन 1D। तो आज जो हम कर रहे हैं इलास्टिक इन 1D कर रहे हैं, जिसको बच्चों आप बोल सकते हो हेड ऑन कोलिजन। बहुत सारे नाम हैं, आप एक बार इनको हेड ऑन कोलिजन एक बार इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप जितना ज़्यादा मेरे साथ रहेंगे ये जर्नी उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं बच्चों, अगर आप नहीं भी करेंगे लाइक्स कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्रोसेस में ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। प्रोसेस में ध्यान दीजिए, रिजल्ट में मत दीजिए ध्यान। अपनी इतनी अच्छी प्रोसेस करके चलिए कि आप यकीनन एक दिन जो चाहते हैं वो ज़रूर प्राप्त करेंगे। अब अगर मैं 24 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल को ही प्राप्त करूँगा। अगर मैं किताबों को प्राप्त कर रहा हूँ 24 घंटे तो कुछ अच्छा मेरा जो ड्रीम है उसको मैं फॉलो करूँगा, ठीक है।
तो आप सारी चीज़ें करिए ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ा पढ़ भी लीजिए और प्रोसेस बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए, तो पहले हम 1D डिस्कस करेंगे, फिर हम 2D डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने कल भी बताया था, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि एक मास m1 है, एक दूसरा मास m2 है, तो m1 वाला m2 से टकराया, तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब इसमें इम्पल्सिव फोर्स लगा तो हुआ क्या, टकराया, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। मान लीजिए m1 है और ये m2 है, ठीक। यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, ये मान लीजिए u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा, ये u2 से कर रहा, ये वाला जो v1 से कर रहा और ये v2 से कर रहा, दोनों अलग अलग हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस आ गया। अगर दोनों की सेम वेलोसिटी होगी तो साथ में ही चलेंगे, अलग अलग हो गई तो v2 की ज़्यादा हो गई तो v2 आगे निकल गया। अब ये जो कोलिजन है ये एक अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा कोलिजन है वो हेड ऑन कोलिजन है। बस ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो u1 है वो ज़्यादा है u2 से, ये मैंने अज्यूम कर रखा है। तो जब u1 u2 से ज़्यादा होगा, आगे हमें डेरिवेशन में काम आएगा, और ये अलग हो गया, दैट मीन्स v2 ज़्यादा है v1 से, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अप्लाई करने हैं कंजर्वेशंस लॉ। पहला लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जैसे ही आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 एरो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इंडिविजुअल जो मास है उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। वहीं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एरो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमने कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है। अगर पहली वाली इक्वेशन देखें बच्चों, यहाँ से v1 वाले एक साथ ले लें तो m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2। अब देखो u2 है तो u2 जब उस साइड जाएगा तो पीछे हो जाएगा, तो v2 माइनस u2 हो जाएगा, v2 माइनस u2। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। देखो डेरिवेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि एक जो फॉर्मूला आता है अगर आप उसको भी याद करके चलते हैं तो काम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप भूल गए तो आप इजीली कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो हाफ हाफ सबसे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही हाफ एलिमिनेट होगा, अगेन यहाँ पे भी 1 एक साइड ले आइए, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस इस वाले को ले आइए, हाफ कैंसिल हो गया, m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस इस वाले को उधर ले जाइए, m2 u2 स्क्वायर। दो इक्वेशन हो गई। आप देखिए इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप देखें आपके पास ये दो इक्वेशन आपको मिल गई है। अब देखिए ये 1 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर स्क्वायर है, तो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी वही लगाइए और आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कैसे करना है, सेकंड को फर्स्ट से। तो आप देखते होंगे m1 कट जाएंगे, m2 कट जाएंगे, माइनस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो जो उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, प्लस वाला इस साइड का प्लस वाला बच जाएगा इससे जो निकल के आएगा, और इससे भी जो निकल के आएगा वो भी प्लस वाला हमारा बच जाएगा। समझ रहे होंगे ना। ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस v1, u1 माइनस v1। मैंने सेकेंड बाई फर्स्ट किया है तो कैंसिल करके ये आ गई। अब देखो बच्चों, अगर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो u एक साथ ले आएँ और v2 माइनस v1 एक साथ ले आए। तो आप देख रहे होंगे हमने जो डायग्राम बनाया था, m1 जो था वो u1 से मूव कर रहा था, m2 जो था वो u2 से मूव कर रहा था, m1 जो था वो v1 से मूव कर रहा था, m2 जो था वो v2 से मूव कर रहा था। तो इसका मतलब ये है
कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी ये है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ये वाली है। अच्छा जी, अब जो कोलिजन से पहले है, अगर कोई दो लोगों के बीच में, दो मासों के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल सिस्टम के बीच में मोशन हो रहा है और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो काइनेमैटिक्स में हम उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 कितना है ये, और उसके बाद सेपरेशन में भी सेम ऐसी है। तो आप जो ये वाली वेलोसिटी है m1 m2 की तरफ जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। m1 जो है m2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और उसके बाद जैसे ही अप्रोच किया, फिर उसके बाद इसने कहा चले जाओ, हमको तुम नहीं चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अगर मैं आपसे बार बार जो कह रहा था, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन होता है किसी भी कोलिजन में, वो होता है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, ऑफ सेपरेशन, अप्रोच नीचे आएगा, ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपको याद होगा मैंने इसको इलास्टिक कोलिजन को 1 कहा था, क्यों? ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल होने चाहिए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो यहीं से ये कंसेप्ट आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, जो हमारे रियल लाइफ में जो कोलिजन है वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं या इन इलास्टिक होते हैं। तो कोई कोई ऐसा होता है पार्शियली इलास्टिक हो जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी इन इलास्टिक हो जाते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये हमें एक मेजरमेंट देता है कोलिजन के बारे में, कि आपका कोलिजन कौन से नेचर का है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड हमको देगा, वो देगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रेशियो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये डिपेंड करता है कोलाइडिंग बॉडीज में, मैं बाद में आपको बता दूंगा। अच्छा जी, तो अगर आपको किसी का ई पता है, समझ रहे हैं, बिना थ्योरी लगाए आपको अगर किसी का ई पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो कोलिजन का टाइप कौन सा है। आप ये भी कह सकते हैं ये हमें डायरेक्टली नेचर ऑफ कोलिजन देता है, समझ रहे हैं, और इसका फॉर्मूला ये लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब इलास्टिक जो कोलिजन आया वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया, तो पहला आपका फॉर्मूला यही बन गया। अब आप देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, इन इक्वेशन में बच्चों आप अगर V2 और V1 की वैल्यू पुट कर दें, समझ रहे हैं, यहाँ से V2 की वैल्यू उठा लो, यहाँ से V1 की वैल्यू उठा लो, इसमें रख लो आप, समझ रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन में रख दो। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये टास्क आपके लिए है, अगर V2 की वैल्यू यहाँ से देखनी पड़ेगी, तो V1 प्लस V1 U1 और ये हो जाएगा U2, ये हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके इसको आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में, ये वाली इक्वेशन में, क्योंकि ये तो स्क्वायर वाली है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अगर आप कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं कर रहे हैं, आप एक काम करिए, V1 की वैल्यू उठा लीजिए। ठीक है, अगर आप V2 की नहीं रख रहे हैं तो V1 की उठा लीजिए, तो V1 की कितनी हो जाएगी, V1 की हो जाएगी आपकी यहाँ पे V1, ये V2 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 माइनस V2, और ये माइनस में रहेगा तो V1 हो जाएगा आपका माइनस U1 प्लस U2 प्लस VT।
तो V1 और V2 की वैल्यू अगर आप उठा के इसमें रख देंगे तो आपको दो नए फॉर्मूले मिलेंगे V1 और V2 को, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो क्या बनेंगे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं उसको निकाल के आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि V1 पुट करने पे क्या होगा, समझ रहे होंगे। V2 की वैल्यू यहाँ से हमें उठा के इसमें रखनी है यहाँ पे, तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा V2 का। अगर आप V2 रखेंगे तो V1 की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर आप V1 रखेंगे तो V2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे बच्चों V2 की, तो आपका V1 निकल के ये आ रहा होगा। V1 और V2 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या आ रहा होगा देखिए, चलिए एक काम करते हैं, पहले V1 लिखते हैं। तो V1 आ रहा होगा बच्चों आपका M1 प्लस M2 M1 माइनस M2। ठीक है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो U1 प्लस यहाँ पर जो वेलोसिटी है 2m2 ओवर M1 प्लस M2 U2। ये V1 की वैल्यू आ रही, और V2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी देखिए, M1 प्लस M2 और यहाँ पर आ जाएगा M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 और ये U2, और उसके बाद प्लस 2m1 ओवर M1 प्लस M2 U1। अब आप करोगे इतने कॉम्प्लिकेट है, इनको याद कैसे करना है, तो मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, आप बना सकते हैं। देखिए 1 ओवर M1 प्लस M2, आपको मास का सम कर देना है, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है। क्लियर है यहाँ तक, आपको मास का सम कर देना। देखिए नीचे वही है, चाहे कुछ भी है, ये हो गया। अब आप देखिए ब्रैकेट यूज कीजिए। ब्रैकेट जैसे ही आप यूज करेंगे बच्चों, उसमें आप क्या देखेंगे, अगर V1 की वैल्यू है, ठीक है, अगर V1 की वैल्यू है तो आप एक तो U1 लिखिए, पहले U1 लिखिए प्लस करिए, और एक U2 लिख लीजिए। यहाँ पे भी एक U1 कर लीजिए प्लस U2 कर लीजिए। ये तो कर ही सकते हैं ना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, U1 U2 U1 U2। अब देखिए अगर 1 वाला है तो 1 वाला जो है यहाँ पर 1 वाला है, तो 1 वाले में डिफरेंस करना है, और पहले कौन सा मास लिखना है, 1 वाले में M1। तो 1 वाला है तो इसमें इंटू कर दीजिए M1 माइनस M2, और जो यहाँ पर 1 वाला है, अब यहाँ पे किस पे होगा, 2 वाले पे होगा, तो क्या लिख दोगे M2 माइनस M1। समझ में आ गया। और जो 2 वाला है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 वाला है सेकेंड वाला है, तो इसमें आपको 2 वाले मास का मतलब M2 का इंटू कर देना है, वो भी डबल करके, और यहाँ पे 2 का इंटू कर देना है M1 में, वो भी डबल करके। तो इससे हम इससे बना सकते हैं। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आपको याद कराने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे केस बनते हैं बच्चों। केस जैसे मैं आपको बताऊं, क्या नंबर 1, केस नंबर 1, आपसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग बहुत सारे केस बनते हैं इसमें, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इसको याद करिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको याद भी करना पड़ेगा। बस बहुत लोग कहते हैं ना समझ समझ के करो, अब भाई फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे ना। केस 1 है, अगर सोचिए कि M1 और M2 बराबर हो गए, आप जब भी ऐसा आएगा तो आप इसको लिखिए। अब M1 M2 बराबर हो जाएंगे तो जो माइनस वाले टर्म है ना वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M करके आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आप यहाँ से जो निकालेंगे तो V1 जो होगा वो U2 हो जाएगा। मतलब इनकी वेलोसिटी ना एक्सचेंज हो जाती है। इस बार जेई में भी एक क्वेश्चन आया था, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसको रट्टा नहीं मारना है, समझ रहे हैं कि कब वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। वैसे तो जब उनका मास बराबर होगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, आप अगर नहीं याद करते हैं यहाँ से निकाल लीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा जी, दूसरा सोचिए अगर एक बॉडी, अभी तो हमारी दोनों ही मोशन में थी, एक M1 था वो भी मोशन में था, U1 स्पीड से जा रहा था, एक M2 था वो भी मोशन में था। अब आप सोचिए कि अगर एक स्टेशनरी है, मान लीजिए जो M1 है मास तो बराबर है, अब हमारी दो कंडीशन लगा रहे हैं, मास बराबर है, लेकिन एक बॉडी कोई स्टेशनरी है, मान लो सेकंड वाली हो, आप फर्स्ट वाली भी कह सकते हो, तो सेकंड वाली है तो U2 जीरो हो जाएगा, तो U2 जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये तो वैसे भी जीरो है। तो इस केस में जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी V1 देखेंगे वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, और V2 की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारी U1 हो जाएगी।
ईजिली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी। तीसरी बात, अगर आपसे कह दिया कि कोई एक मैसिव बॉडी है, दैट मीन्स कोई ज़्यादा हैवी है, जैसे कि M1 बहुत बड़ा है या M2 बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, और अगेन एक रेस्ट पे है, ऐसा क्वेश्चन अगर बन गया तो आप उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी आपको सिंपल वही, जहाँ पर तो ये जीरो है ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V2 तो आपका जीरो हो जाएगा, और V1 अगर आप निकालेंगे तो U1 निकल के आएगा, क्योंकि U2 यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। M1 बहुत बड़ा है, तो बच्चों जो बहुत बड़ा है उसको लीजिए, जो छोटा है उसको हटा दीजिए, तो M2 हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, अच्छा M1 बड़ा है, सॉरी मैंने M2 के हिसाब से कर दिया, M2 बड़ा है, M2 ठीक है, M2 बहुत बड़ा है तब ये होगा, अगर M1 होगा तो उल्टा हो जाएगा ना ये। अच्छा जी, आगे आप इसमें और भी कुछ लगा सकते हैं, अगर आपसे कभी वेलोसिटी अगर आप कहें कि M1 के केस में क्या होगा, देखो अगर M1 बहुत बड़ा होगा M2 से और अगेन U2 जीरो होगा, तो आप देख सकते हैं जो V1 होगा हमारा वो U1 हो जाएगा। कैसे? U2 जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आप जब अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो M1 U1 और नीचे सिर्फ M1 बचेगा, तो फिर U1 आ जाएगा, और V2 के केस में आ जाएगा आपका 2 टाइम U1। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा जी, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये निकालिए, तो ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, इसलिए कभी आपसे पूछेगा भी नहीं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन बताइए, आपको निकालना नहीं। और ये दो फॉर्मूले थे, पूरा केस आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अगेन इलास्टिक कोलिजन, लेकिन इलास्टिक कोलिजन 2D में, इलास्टिक कोलिजन ही है और ये 2D में है, जिसको आपने अपने चैप्टर में ऑब्लिक्यू कोलिजन भी पढ़ा होगा, ठीक है। पहले हम इलास्टिक डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इनइलास्टिक करेंगे, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक करेंगे, फिर कुछ अदर केस करेंगे, तो 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जनरली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लोग इसको उड़ा देते हैं, तो मैं तो पूरे ही बड़ा बता रहा हूँ, आप देख लीजिए आपको जहाँ से अच्छा लगता है। तो बच्चों इसमें क्या है, जो इलास्टिक कोलिजन है आपका 2 डायमेंशन में, तो मान के चलिए कि कोई एक मास है, यहाँ पर M1 है, ये एक मास है, ठीक है, और इस मास की कोई एक स्पीड है U1, ठीक है। अच्छा जी, और ये कोलाइड हो रहा है किसी एक स्टेशनरी मास से, ठीक है, एक स्टेशनरी मास से ये कोलाइड हो रहा है M2, और ये स्टेशनरी है, मतलब ये U2 जीरो है। तो जैसे ही ये कोलाइड होगा, तो आफ्टर द कोलिजन अगर आपके दोनों मास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको 2 डायमेंशन में जो हमारा कोलिजन होगा, ठीक। बस इसमें ध्यान ध्यान रखिए आप, जैसे M1 है ना, इसको बिल्कुल इसकी लाइन में मत बनाए। ये कोलिजन कब होता है? जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ पर, तो इससे ये थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इसकी सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो हम डिस्टेंस कहेंगे, जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और जो इम्पैक्ट पैरामीटर है बच्चों, ये लाई करता है, अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर R1 प्लस R2 पे हमारा इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। अब जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ये क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल है, अभी यहाँ ज़्यादा आपको नहीं जानना है। तो जैसे ही कोलिजन हुआ, ठीक है, जैसे ही कोलिजन हुआ तो क्या होगा, एक इधर को छटकेगा और एक इस साइड को छटकेगा, ठीक है। जनरली कोई कोई कहता है जब ये मोशन में है, जो हमारा U2 है, अगर ये U2 से मूव कर रहा है तो हम उसको इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी मैं U2 का जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये प्लेन आपसे कोई पूछा जा सकता है क्या ये 2D में ही होगा, तो बच्चों ये मे बी 3D में भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें, मान लीजिए इस साइड की वेलोसिटी V1 है, इसकी V2 है,
यहाँ पर ये जो एंगल है ये θ1 है और ये एंगल जो है ये θ2 है। तो इलास्टिक कोलिजन है। अब यहाँ पर 2D है मान लीजिए, तो 2D में दो टाइप के मोशन आप देख रहे होंगे। इधर को इसका मोमेंटम P1 है, या आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसमें मोशन दो होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप लगाएंगे, एक्स एक्सिस में ये था तो m1u1 प्लस ये वाला था m2 इंटू जीरो इक्वल टू, अब देखिए इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आप ब्रेक करेंगे तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा m1v1 cos θ1, ठीक है। और इसका वाई एक्सिस में होगा m1v1 sin θ1। तो एक्स एक्सिस में लिख लेते हैं m1v1 sin, सॉरी साइन नहीं, एक्स एक्सिस में cos θ1। सिमिलरली इसको भी ब्रेक करेंगे m2v2 cos θ2 प्लस m2v2 cos θ2। और वाई एक्सिस में इसका हो जाएगा m2v2 sin θ2। तो जैसे ही आप वाई एक्सिस में लेंगे तो बिफोर वाई एक्सिस में तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मोशन एक्स में है। ये हो जाएगा m1v1 sin θ1 प्लस m2v2 sin θ2, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो अपोजिट आ जाएगा ना, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि मास अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। तो इसको अगर आप इक्वल करोगे दिख रहा होगा आपको, ये अपोजिट हो गया करके, ठीक है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ये तो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन था। तो एनर्जी कंजर्वेशन आप जब लगाते हैं बच्चों, तो एनर्जी कंजर्वेशन में कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू, इसकी लगाते हैं तो हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, इन आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो आपके पास तीन इक्वेशन है, ठीक है। और वेरिएबल कितने हैं, चार। चार कौन कौन से, एक तो है v1, एक है v2, एक है θ1, एक है θ2। इक्वेशन कितनी है, चार। आप क्लास 9th में होंगे तो क्लास 9th में आपने देखा होगा जब दो इक्वेशन होते हैं तो दो वेरिएबल होते हैं, तीन होते हैं तो तीन वेरिएबल होते हैं। अब ऐसा तो कोई मेथड ही नहीं है जहाँ पर आप तीन इक्वेशन से चार वेरिएबल को सॉल्व कर लें। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं आगे, ठीक है। तो आप NCERT भी खोलेंगे, वहाँ पर लिखा है द फोर अननोन क्वांटिटी v1 v2 θ1 θ2 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग थ्री इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने एक्सपेरिमेंटली इनको सॉल्व करना शुरू किया। हम इनको सॉल्व नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ से ये सॉल्व हो जाए। तो वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, आपको मैं बताता हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल जो हमारा रिजल्ट था बच्चों, उसमें हमने कुछ एज्यूम किया। सबसे पहला जो मेरा रिजल्ट आया वो ये आया। सबसे पहले कुछ केस लिए, चलो पहले मैं सारे केस बता देता हूँ आपको। केस वन जो है मेरा वो है ग्लांसिंग कोलिजन। आपके NCERT में नहीं है लेकिन कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ग्लांसिंग कोलिजन का मतलब ये होता है, इस टाइप के कोलिजन में जो आपका θ1 है वो तो 0 डिग्री है, लेकिन θ2 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ग्लांसिंग कह रहे हैं। अच्छा जी, तो आपकी जो अभी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन क्या बनी थी, m1u1, अगर आपको याद है तो इक्वेशन बनी थी m1u1 इक्वल टू एक्स एक्सिस में m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। वैल्यू रख दीजिए θ1 और θ2 की। तो जैसे ही आप इससे, और एक दूसरी बनी थी 0 इक्वल टू m1v1 sin θ1 प्लस m2v2 sin θ2। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा, और यहाँ से m1 कट जाएगा, तो आपका u1 जो निकल के आएगा वो v1 के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ग्लांसिंग वर्ड लिख दिया जाएगा, ग्लांसिंग कोलिजन हो रहा है, तो बताइए कितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा, और v2 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे यहाँ से पूछा ये कौन सा हमारा वो है, ये हमारा टारगेट पार्टिकल है क्योंकि ये रेस्ट पे है,
तो इस टारगेट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी तो वो भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो आप ये भी बोल सकते हो इन द ग्लांसिंग कोलिजन द इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट लूज एनी काइनेटिक एनर्जी। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा या नहीं करेगा। तो आप बोलोगे डज नॉट लूज काइनेटिक एनर्जी एंड इज स्कैटर्ड ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड। तो मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब हम इसमें दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल खोजा गया है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोगों से। अच्छा जी, अगर हेड ऑन कोलिजन है, मान लीजिए ये हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, ये हेड ऑन बन गया 2D वाला। अगर आपका हेड ऑन कोलिजन बन गया तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है कि एक लाइन में चले, एक लाइन में चले तो θ2 को भी 0 होना पड़ेगा, θ1 जो है हमारा वो भी 0 हो जाए। एक को 0 कर लीजिए, θ2 को 0 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, जो टारगेट पार्टिकल है, या हाँ टारगेट पार्टिकल है, वो मूव करेगा इंसिडेंट पार्टिकल में। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप θ2 को 0 करते हैं तो आपको जो कंडीशन मिलेगी, आप देखें पहली वाली कंडीशन में θ0 होने पे ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 को रहने दीजिए, एक तो एंगल रहेगा ही ना, एक ही पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देखें तो आपको मिलेगा 0 = m1v1 sin θ। तो हेड ऑन कोलिजन अगर ये ऑब्लिक वाला बनेगा तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी। एक तीसरा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखें, अब उतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप देखें केस 3 है मेरा कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल। अगर ये 2 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, मतलब मास m1 जो है m2 के बराबर हो गया। तो जैसे ही मास आइडेंटिकल होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, मोमेंटम लगा के आपको एक रिलेशन मिलेगा। जो हमने कंजर्वेशन लगाए उसमें आप दोनों मासों को इक्वल करोगे तो v1.v2 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये तीनों अलग अलग केस हैं। अगर आप काइनेटिक एनर्जी m1 और m2, वो जो पिछली 3 इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, 2 तो यही हैं, इन पे अगर आप रखोगे m1 m2 तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हमें निकल के मिलता है। तो ये हमें क्या शो करता है, जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब ये है उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 आइडेंटिकल पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो जेई में ही पूछा गया था कि अगर इन दोनों का मास सेम होगा तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू बताइए। तो बच्चों ये θ1 प्लस θ2 90 होगा इन केस ऑफ m1 = m2। मैं इतना ही आपको इलास्टिक कोलिजन में ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन पे एनसीईआरटी है, आप सोचोगे कि इतना क्या बता रहा है, और जगह तो हमें नहीं मिलता। तो बच्चों मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे, ये है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इक्वेशन ये बनाई, दूसरी ये बनाई, तीसरी ये बनाई। देखो लिखा है ना θ1 = θ2 = 0, तो वी रीगेन 6.24 फॉर 1D। तो अभी मैंने वही तो बताया कि अगर 2D को 1D बनाना है तो हमें θ1 θ2 उन या एक को हमें 0 करना पड़ेगा। तो वहाँ से ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन निकली। दूसरी ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, यहीं से आपके वो सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 6.10 टू बी बिटवीन 2 बिलियर्ड बॉल विद इक्वल मास। इक्वल मास दिया है, कह रहा है कि द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड क्यू, वाइल वो जो आपकी बिलियर्ड बॉल है उनके नाम दिए हैं, सेकंड बॉल इज कॉल्ड टारगेट। ठीक है, टारगेट मतलब वो रेस्ट पे है, क्लियर। एंड द बिलियर्ड प्लेयर वांट टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट with is at an angle θ2 37, assume that collision is elastic, that friction and rotational motion are not important, obtain θ1। तो आप यहाँ पे देखिए θ1 पूछा है। अब मैंने आपसे क्या बताया, देखो इक्वल मास कहा था ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था जब मास इक्वल हो जाता है तो जो ऊपर वाला एंगल है और जो नीचे वाला एंगल है वो उनका सम 90 होता है। एक अगर 37 दिया है तो बिना कैलकुलेशन के दूसरा कितना हो जाएगा 53। अब इसने कैलकुलेशन तो करा है, आप देख सकते हैं
यह आ गया इसका 53। यहाँ पर आप देखिए ये 53 आ गया। तो ये कह रहा है आगे देखो, जो मैंने आपसे कहा ना वही है। दिस प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट व्हेन टू इक्वल मासेस अंडरगो ग्लैंसिंग, देखो इसलिए मैंने ग्लांसिंग में बता दिया, इलास्टिक कोलिजन विद वन ऑफ देम एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। और ये हमारा जो टॉपिक था बच्चों, ये कोलिजन हो गया। और कोलिजन में हमने आज इलास्टिक डील किया, कल हम करेंगे इन इलास्टिक, उसके बाद हम करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। तो 2 वीडियो और आएंगे, एक और आ जाएगी, 3 वीडियो, 2 वीडियो में चलो इसको हम ख़त्म करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल पे, अपना पिछला रिवीजन करते रहिए, तीसरे दिन हर चीज़ को रिवीजन करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।